जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। सन 1809 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लैमार्क ने उनकी पुस्तक फिलोसॉफिकल जूलॉजिक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार वातावरण, आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तथा नई जाति का विकास होता है। प्रमाण पक्ष में पहला है, जिराफ की गर्दन का लंबा होना और लंबे अग्रपाद होना ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर रहने का कारण संभव है। दूसरा है, सर्प की टांगों का लुप्त होना, बिल में रहने से टांगों का उपयोग कम होने से टांगें लुप्त हुई। तीसरा है, जलीय पक्षी को उंगलियों के बीच पादजा का विकास। चौथा है, मांसाहारियों में तीखे नाखून तथा नखर युक्त पंजे का विकास। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने अपने प्रयोगों के आधार पर दिया था। निष्कर्ष यह निकला था कि जनन द्रव्य जर्मोप्लास्ट कभी नष्ट नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। विभिन्नताएं जनन द्रव्य द्वारा ही वंशागत होती है, अर्थात अगली पीढ़ी में जाती हैं। बीजमैन का सिद्धांत का खंडन बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। चूहों के 20-22 पर पीढ़ियों की पूंछ काट देने पर भी पूंछ समाप्त नहीं हुआ। दूसरा है, भारत में सर्दियों से कान व नाक छेदे जाते हैं, परंतु यह लक्षण वंशानुगत नहीं हुआ। निष्कर्ष यह है कि सभी उपार्जित लक्षण या वातावरणीय विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती, अर्थात यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाती हैं। प्राकृतिकवाद का सिद्धांत या डार्विनवाद। ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी में दिया था। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक में इस सिद्धांत को बताया। डार्विन के प्रमुख विचारों ने जीव जंतुओं में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष, अंतरजातीय तथा वातावरणीय। तीसरा है, विभिन्नताएं। चौथा है, योग्यतम का वातावरण। पाँचवा, अनुकूल लक्षणों की वंशानुगति। छठवां है, नई जाति की उत्पत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्नता तथा अनुकूल लक्षणों की वंशानुगत हो जाने से प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वजों से विकसित, सुसंगठित एवं भिन्न होती है तथा धीरे धीरे नई जाति का विकास होता है। प्रकृति के अनुकूल परिस्थितियों में ही जीवन संघर्ष में जीवित रहते हैं। उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। इसके अनुसार कुछ पादपों तथा जंतुओं में क्रमिक विकास नहीं होता, वरन उनके अकस्मात ही परिवर्तन हो जाते हैं। जीन की संरचना में आए ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। ये अचानक नई जाति का उद्भव होता है। जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। जैव विकास के सिद्धांत एवं इनके प्रमाणों की उपलब्धता के कारण सभी वैज्ञानिक इससे सहमत हैं कि जीवों का विकास कालांतर में हुआ है तथा यह सतत प्रक्रिया है जो आज भी क्रमिक रूप से चालू है। ये प्रमाण निम्नलिखित है जो प्रमाणित करते हैं कि जीवों का विकास क्रमबद्ध रूप से हुआ है। वर्गीकरण से जैव विकास के प्रमाण। समान रचना एवं आकार वाले जीवों को एक वर्ग में रखा गया है, जैसे मछलियों को पिसीज वर्ग में, मेढक को एम्फीबिया वर्ग में, जल एवं थल दोनों पर रहने वाले जीव को एम्फीबिया वर्ग रखते हैं और रेंगने वाले जीव को रेप्टिलिया वर्ग में, उड़ने वाले पक्षी को एबीज वर्ग में, स्तनधारियों को मैमेलिया वर्ग में। परंतु इन सभी जीवों में मेरुदंड पाई जाती है। इन सभी जीवों की पृष्ठभूवंशिका डेटा कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि इन जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण, जैसे व्हेल, मछली, चमगादड़, कुत्ता व मनुष्य स्तनधारी समजात वर्ग। वे अंग जिनकी आंतरिक संरचना समान परंतु बाह्य संरचना एवं कार्य भिन्न भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं, जैसे व्हेल के अग्रपाद तैरने में, चमगादड़ व पक्षी के अग्रपाद उड़ने में, कुत्ते के अग्रपाद चलने में, मनुष्य के अग्रपाद वस्तु को पकड़ने में।
समृद्धि अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना भिन्न हो परंतु बाह्य रचना व कार्य समान हो, जैसे कीट के पंख शरीर की भित्ति का, पक्षी के पंख अग्रपात का रूपांतर है, एवं चमगादड़ के पंख अंग प्रभाग की हड्डियों की झिल्ली से बनते हैं। अवशेषी अंग जो अंग किसी जीव के पूर्वजों में विकसित थे ये एवं कार्यशील थे, परंतु जैव विकास की प्रक्रिया के दौरान उनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती गई और तथा अब ये मात्र अवशेष के रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे मानव शरीर में अवशेषी अंग अपेंडिक्स, कर्ण, पेशियाँ, आँख में निवेशक पटल, शरीर पर बाल, सीने पर नुकीले रत्नक दांत, पुच्छ को कशेरुका, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला एवं अंतिम हिस्सा। नवजात शिशु में कभी कभी बंदर एवं पशुओं की तरह पूँछ पाई जाती है। नवजात शिशु में कभी कभी बंदर एवं पशुओं की तरह पूँछ पाई जाती है, जिससे प्रमाण मिलता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण सभी पृष्ठवंशी जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी एवं मैमल्स तक में अल्पायु भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण लगभग एक समान होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इनके पूर्वज एक समान रहे होंगे। इस हेतु हेकल का पुनरावर्तन सिद्धांत प्रस्तुत है कि प्रत्येक जीव अपने परिवर्तन काल में अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराता है। योजक कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण कुछ है ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग वर्गों एवं जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को योजक कड़ी कहते हैं। ये जीव दो वर्गों के विकास क्रम को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कुछ योजक कड़ियों के उदाहरण है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस, एटीपी निर्जीव का लक्षण है। एटीपी का निर्माण नहीं करता, वृद्धि नहीं तथा मल्टीप्लिकेशन। सजीव का लक्षण बहुगुणन करता है। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी को युगलीना, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह जंतु का लक्षण एवं हरित लौक पाया जाता है, पादप जहर का लक्षण है। एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी को पेरिपेट्स है, इनमें दोनों समूह के गुण पाए जाते हैं। डकबिल प्लेटिपस एकिडना पक्षी तथा स्तनधारी के बीच अंडे देने तथा शरीर पर बाल एवं दुर्गंध होती है। फुसफुस मछली फिशीज एवं एम्फीबिया के बीच की योजक कड़ी को फुसफुस मछली कहते हैं। आर्क्योप्टेरिक्स सरीसृप रेप्टाइल्स एवं पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। इन्हें सरीसृपों की तरह चोंच में दांत पाए जाते हैं तथा पक्षियों की तरह चोंच एवं पंख पाए जाते हैं। यह वर्तमान में नहीं पाया जाता है। इनके जीवाश्म मृत खोजे गए। युगलीना पेरिपेट्स, डकबिल प्लेटिपस एकिडना, फुसफुस मछली ये सभी जीवित जीवात्म भी कहलाते हैं। वायरस, युगलीना पेरिपेट्स, डकबिल प्लेटिपस एकिडना, फुसफुस मछली ये सभी जीवित जीवाश्म भी कहलाते हैं। जीवाश्मीय प्रमाण डार्विन ने जीवाश्मों को जैव विकास का ठोस प्रमाण माना है। घोड़े के विकास क्रम इसका आकार, आकृति, पंजे के प्रकार में निरंतर परिवर्तन से आज का घोड़ा बना है। प्राणी भौगोलिक वितरण का प्रमाण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कंगारू, ध्रुवीय भालू एवं न्यूजीलैंड के पेंगुइन आदि महाद्वीपों के पृथक होने से विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैव रासायनिक प्रमाण प्रत्येक जीव का जीव द्रव मुख्यतः प्रोटीन, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। सभी जीवों में समान कार्य के लिए एक जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे अमीबा में व मानव में लाइपेज वसा का ही पाचन करता है। हार्मोन सभी पृष्ठवंशियों को अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन समान होते हैं। कार्यकी से जैव विकास के प्रमाण सूक्ष्म जीव अमीबा से लेकर के मानव तक में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि क्रियाएं होती है। आनुवंशिकी से प्रमाण समान जीवों में सूत्रों की संख्या लगभग समान होती है। जैसे मानव में 46, चिंपैंजी में 48। सजीवों के लक्षण सभी सजीवों में विशिष्ट जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं, जिस आधार पर निर्जीवों को सजीवों से अलग कर सकते हैं। आकृति और माप प्रत्येक जीव की एक विशिष्ट आकृति एवं माप होती है।
सभी जीवों में गतिज होती है, सभी जीवों में पाई जाती है। पेड़ पौधों में जैसे छोई मोई के पादप को स्पर्श करने पर पाई जाने वाली गति प्रचलन। जंतु जगत में विशेष तौर पर पाई जाती है। प्रचलन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं जैसे फुटपाथ अमीबा में पक्षामिका सीलिया पैरामीशियम में कक्षा फ्लैगिया पद फूट में मानव अन्य मैमल्स कोशिकीय संरचना। प्रत्येक जीव का निर्माण एक या अनेक छोटी छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों के द्वारा होता है। उपापचय मेटाबॉलिज्म। प्रत्येक जीव की कोशिका में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। यह उपचय एवं अपचय से मिलकर बनती है। उपचय एनाबॉलिज्म। जीव द्रव्य का निर्माण होता है जिसमें शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। अपचय कैटाबॉलिज्म। विघटनकारी क्रियाओं में से जैव पदार्थों का नाश होता है। इसमें एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है जैसे श्वसन में एटीपी का बनना। पोषण। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने को पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने को पोषण कहते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से मिलती है। पादप स्वयं पोषी एवं जंतु परपोषी होते हैं। वृद्धि एवं विकास। सभी जीव जंतु एवं विकास करते हैं। श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल एवं प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। यह क्रिया सभी सजीवों में जीवन पर्यंत पाई जाती है। 6H12O6 प्लस 6O2 से क्रिया करके 6CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा ग्लूकोज और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा एटीपी के रूप में। यह क्रिया ज्योति माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। उत्सर्जन। उपापचयी क्रियाओं में ऊर्जा के साथ कुछ विषैले व हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं जैसे यूरिया यूरिक अम्ल अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। कांटा लगने पर पैर का अचानक हटाना, ठंड से शरीर का कांपना आदि बाह्य उद्दीपनों के उदाहरण है। भूख लगना प्यास लगना आदि आंतरिक उद्दीपन है। जन्म। प्रत्येक जीव जन्म द्वारा अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक जीव जंतु अपनी जाति की निरंतरता व अस्तित्व को बनाए रखता है। जीवधारियों का वर्गीकरण। सर्थ और अरस्तु ने जीव जगत को दो समूहों में बांटा गया था, वनस्पति जगत जंतु जगत। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में सभी जीवधारियों को पादपों जंतु जगत में वर्गीकृत किया था। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है क्योंकि उनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों एवं उनके सिद्धांतों के प्रवर्तक। उत्परिवर्तन का सिद्धांत के प्रवर्तक करता ह्यूगो डी व्रीज है। जीव द्रव्य का सिद्धांत हार्टविग है। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस। आनुवंशिकता के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडेन वसयान है। डीएनए के द्विगुणित मॉडल का प्रतिपादक वाटसन एवं की उपार्जित लक्षणों के अनुसार गति का सिद्धांत लैमार्क है। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस है। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस अल्वा एडिसन है। जीवधारियों को पंच जगत वर्गीकरण पंच जगत अवधारणा 1969 ईस्वी में परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान विटकर द्वारा प्रस्तुत पांच जगत प्रणाली ने ले लिया है। विटकर ने सभी जीवों को निम्नलिखित पांच जगत में वर्गीकृत किया है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, फंजाई जगत, जीवाणु जगत, पादप जगत, जंतु जगत। जो मोनेरा जगत, इस जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव अर्थात जीवाणु साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया शामिल है। इन जगत में तंतुमय जीवाणु पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत, इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। पादप एवं जंतु के बीच की स्थिति युग्मलीना इसी जगत में शामिल है जैसे अमीबा पैरामीशियम प्लाज्मोडियम।
कवक जगत। इस जगत में वे परपोषी तथा यूकेरियोटिक जीवधारी पाए जाते हैं जिनमें पोषण और शोषण दोनों होता है। इसमें परजीवी तथा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल है। इनकी कोशिका वृत्ति काइटिन की बनी होती है, जैसे एल्बुगो, एगैरिकस आदि। पादप जगत। इस जगत में शैवाल व बहुकोशिकीय हरे पौधे शामिल हैं। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जीव सम्मिलित है। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज ऐसी जगत के अंग होते हैं। इसमें दो प्रकार की जीवन पद्धति पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी और प्रकाश के अभाव में इतर पोषी। प्रोटोजोआ साधारणतः इसी जगत में पाए जाते हैं। जंतु। इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसे मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग होते हैं। जीव नोट। जाति स्पीशीज वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा आधारभूत इकाई है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति जीव, जंतु तथा वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। 1853 ईस्वी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्नोलिस ने इनका प्रतिपादन किया। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति जीव, जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। 1753 ईस्वी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्नोलिस ने इनका प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार दिए गए नाम के दो अंग होते हैं, जो क्रमशः प्रथम भाग जीव के वंश जीनस और द्वितीय जाति स्पीशीज के द्योतक है, जैसे एलियम, सेपा, प्याज, जहाँ एलियम वंश को और सेपा जाति को सूचित करता है। अंतर्राष्ट्रीय जंतु विज्ञान कांग्रेस संगठन में द्विनामकरण पद्धति अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की गई थी। लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप लीन है। इसका अर्थ है सौथम लीनियस ने मानव जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा था। कुल जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम: मनुष्य का होमो सैपियंस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, मक्खी का मस्को डोमेस्टिका, आम का मैंगिफेरा इंडिका, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, सरसों का ब्रैसिका कंपेस्ट्री, मेढक का राना टेंगरीना, कुत्ता का कैरिस फैमिलियर और गाय का बॉस इंडिकस, धान का ओराइजा सटाइवा, टमाटर का पाइसम सटाइवम, चना का कीकर एरिट्रियनम। कोशिका विज्ञान। जीव कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका अर्धपारगम झिल्ली से घिरी रहती है तथा इनमें स्वतः दूध जनन की क्षमता होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की कुल 1665 इसमें कार्क में रॉबर्ट हुक ने की थी। जीव सजीवों में कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। सतह संयुक्त सूक्ष्म जीवी का आविष्कार 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1932 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1932 ईस्वी में मार्गदर्शका ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक के इंडिका का पता लगाया था। कोशिका सिद्धांत 1838 में स्लाइडेन और सान ने प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। रुडोल्फ विर्चो 1855 में एकमुख कोशिका की उत्पत्ति के लिए दिया जाता है। ओमनिस सेलुला अर्थात नई कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही बनती है। सजीव की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा ऑस्ट्रिच एज होती है, जिसकी सजीव की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु पीपीएलओ में होती है, जिसका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा तथा क्लैमिडोमोनास आदि। फ्लेमिंग ने 1880 से 82 में क्रोमैटिन की खोज तथा कोशिका का समसूत्री विभाजन का सिद्धांत दिया था। वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। स्ट्रासबर्ग ने 1884 में पैतृक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने में केंद्र की भूमिका के बारे में बताया था। वार्लेर ने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया था। कैमिलो वाल्जी ने 1800
इकाई की खोज की थी। रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, जिसे उसने बायोप्लास्ट नाम दिया था। सी बेंडर ने 1858 से इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। वायरस की खोज का सिद्धांत का अपवाद है। लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबेनी की थी। जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म 1839 में जीवद्रव का नामकरण पुंजकिंजर के द्वारा किया गया था। जीवद्रव एक तरल काला रंगहीन पारदर्शी तथा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सभी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए इस जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवद्रव को दो भागों में बांटा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक में कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद रहता है। केंद्रक न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका में केंद्रक केंद्र पाया जाता है। जीव द्रव्य का 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्रमशः 81 संबंध 19 होता है। जीव द्रव्य में लगभग 80% जल की मात्रा पाई जाती है। विभिन्न कोशिकाएं में उनकी आकृति लाल रक्त कोशिकाओं का आकृति उभयतल होता है। तंत्रिका कोशिका की लंबी पतली और शाखा निर्मित होती है। जीवाणु कोशिका वक्रित छड़ के आकार की होती है। शैवाल कोशिका अंडाकार एवं कशाभियक होती है। पराग गोलाकार एवं कांटेदार होती है। विभिन्न कोशिकाएं में उनकी माप सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। एक कोशिकीय है। इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है तथा सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया और जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनास आदि। बहुकोशिकीय इनका शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है तथा सभी कार्य कोशिकाओं के समूह के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे केंचुआ, मेढक, मछली, पक्षी, मनुष्य आदि। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें केंद्रक और विकसित व बिना केंद्रक झिल्ली के होता है। जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा और नीलहरी, शैवाल इत्यादि। इसमें कोशिकाओं का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिका इसमें केंद्रक के चारों ओर पूर्ण पराग विकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जो सभी पौधों व जंतुओं में उपस्थित होती है। इनके पूर्ण विकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो पादपों में सेलुलोज व जंतुओं में लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होती है। कोशिका भित्ति सेल व सेलुलोज की बनी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कठोर आवरण होता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जल तथा पादप दोनों में पाई जाती है तथा यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। अर्धपारगम में होती है तथा कुछ पदार्थों को गमन करने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम में झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। वैज्ञानिक हेक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जो हांसन पुंजकिंजर ने 1839 ईस्वी में इस जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव्य का नाम दिया था। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर के दोनों जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। कोशिका के प्रमुख भाग कोशिका भित्ति। जीवाणु व वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम तथा दृढ़ आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करते हैं। कुछ जीवाणु कोशिका भी भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन होता है। कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली एक जैव झिल्ली है जो बाह्य वातावरण से सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग को रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली में एक लिपिड द्वि स्तर होता है। प्रमुख विभिन्न प्रकार के अणु को अंदर आने एवं बाहर निकलने में नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और यह अर्धपारगम में झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली का प्रतिकृति 1972 ईस्वी सिंगर निकोलसन ने प्रतिपादित किया था, जिसे तरल किरमिर प्रतिकृति के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसके अनुसार लिपिड की अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विस्तर के भीतर प्रोटीन पारस्परिक गति करता है। तारक का इसकी खोज बेंडेन व नामकरण टी बोवरी ने किया था। तारक का केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं। केवल शैवाल व कवक को छोड़कर पाया जाता है। तारक का कोशिका विभाजन में सहायक या कोशिका विभाजन के समय तंतु
स्पाइडल फाइबर का निर्माण करते अंतःद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने किया था। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है जिन्हें अंतःद्रव्य जालिका आरईआर कहते हैं। जिससे अंतःद्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर अंतःद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने किया था। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है जिन अंतःद्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हें खोदरी या रुक्ष अंतःद्रव्य जालिका आरईआर कहते हैं। जिन अंतःद्रव्य की बाहरी सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है उसे चिकनी अंतःद्रव्य जालिका या सीआर कहते हैं। गोल्गी का इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य लाइसोसोम का निर्माण, लिपिड का निर्माण, वसा और लिपिड का संचय, कोशिकीय पदार्थों का स्राव और शुक्राणुओं में क्रोमोसोम का निर्माण करना है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी तथा इसे सभी कोशिकांगों की माँ कहते हैं भी कहा जाता है। आरबीसी जीवाणु नीलहरी शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में गोल्गी काय का डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। यह लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम के निर्माण में सहायक होता है। गोल्गी काय का ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। इसका मुख्य कार्य होता है बाह्य कोशिका पदार्थों का पाचन, अंतः कोशिका पाचन, ईश्वर नष्टीकरण व कोशिका विभाजन है। इसे लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली व कोशिका का पाचन केंद्र भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने व नामकरण सी बेंडा ने किया था। इसमें ऊर्जा का निर्माण और संचय एटीपी के रूप में होता है। इसको श्वसन का केंद्र कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इसे कोशिका का शक्ति पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। लवक प्लास्टिड की खोज हाइगेल ने ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह अधिकतर लवक में वर्णक होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गुण या अंडाकार रचना लवक कहलाते हैं। इनके 3 भेद होते हैं: हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक नामक हरे रंग का लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसके अंदर की ओर एक तरफ पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इसमें डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अवर्णित लिपोप्लास्ट यह रंगहीन लवक होता है जो जड़ों तथा भूमिगत तल में पाया जाता है। ये स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट ये पौधे के रंगीन भागों, पुष्पों एवं पंखुड़ियों तथा फलों की भित्ति में पाए जाते हैं। पीले, लाल तथा नारंगी के रंग के लवक होते हैं। उदाहरण के टमाटर में लाइकोपेन, चुकंदर में विटामिन तथा गाजर में कैरोटीन आदि वर्णों का इनका रंग निर्धारित होता है। वनस्पति को परावैंगनिक कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइटोसाइनिन है। जीवाणु नीलहरी शैवाल व कवक में लवक नहीं पाए जाते। पत्तियों का रंग हरा रंग क्लोरोफिल या हरित के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का विटामिन के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन और जेंथोफिल के कारण होता है। हरित में मैग्नीशियम प्लस तत्व पाया जाता है। राइबोसोम की खोज पैरेट ने की थी। प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन कहते हैं। यह आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं जिसमें आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। यह सबसे छोटा कोशिका में होता है जिसका निर्माण केंद्र का न्यूक्लियस के द्वारा होता है। राइबोसोम 2 प्रकार से होती है: एटीएस रिक्तिका या रसगानी। रिक्तिका का बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट का कहलाता है। यह पादप कोशिका में बड़ी व जंतु कोशिका में छोटी होती है। जंतु कोशिका में ये जंतु जल संतुलन का कार्य करते हैं जबकि पादप कोशिका में ये कठोरता प्रदान करते हैं। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर: पादप इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप में इसमें रिक्तिकाएँ बड़ी होती है, जंतु में रिक्तिकाएँ छोटी होती है। इसमें लवक, पादप में लवक पाए जाते हैं, जंतु में लवक नहीं पाया जाता है। पादप में तारक का उपस्थित रहता है, जंतु में तारक का उपस्थित होता है। पादप का आकार बड़ा होता है, जंतु का आकार वृत्ताकार होता है। पादप का आकार आयताकार होता है और जंतु का आकार वृत्ताकार होता है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्र के चारों ओर दोहरी
परत की झिल्ली होती है जिसे केंद्रक की झिल्ली या केंद्रक काला कहते हैं। केंद्रक के अंदर हरा द्रव तरल पदार्थ होता है जिसे केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जीवाणु व नीलहरी शैवाल में केंद्रक के स्थान पर क्रोमैटिन पदार्थ न्यूक्लियोप्रोटीन कोशिका के मध्य में फैला रहता है। केंद्रक में 85% प्रोटीन तथा 10% आरएनए और 5% डीएनए होते हैं। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। केंद्रक का द्रव न्यूक्लियोप्रोटीन से बनता है जिसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। केंद्रक द्रव में कोशिका क्रोमैटिन धागे आरएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है जिसका कार्य आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। क्रोमैटिन धागे डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं तथा डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ व जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये केंद्रक कोशिका के अंदर की सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका के निर्देशक व नियंत्रक भी कहते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिका में राइबोसोम होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका में केंद्रक होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका में लवक प्लास्टिड होता है। आरएनए का संश्लेषक केंद्रिका न्यूक्लियस में होता है। डीएनए का एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा विस्तृत अध्ययन विल्सन व फ्रैंकलिन ने किया था। डीएनए का द्रव्यमान पिकोग्राम में मापा जाता है तथा डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। गुणसूत्र क्रोमैटिन के वे धागे जो कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर छोटे छोटे धागों के रूप में पाए जाते हैं गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं। गुणसूत्र डीएनए आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र की खोज स्टार्च बर्गर ने की थी जबकि नामकरण वाल्डेर ने किया था। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 46 और 23 जोड़ी होती है। नर व मादा में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र समान एवं एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र मादा में XX तथा नर में XY होते हैं। राइबोसोम्स आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल इनमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। इनमें नाइट्रोजनी क्षारक थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहते हैं। आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव्य में व थोड़ी मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव्य में व थोड़ी मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। आरएनए का मुख्य अमीनो अम्लों से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना है। डीएनए तथा आरएनए डीएनए मुख्यतः केंद्रक में मिलता है तथा कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलता है। आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य साइटोप्लास्ट में मिलता है तथा कुछ मात्रा में केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन होती है। इनमें 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं जिसे एटी में डबल बॉन्ड जीसी में ट्रिपल बॉन्ड। डीएनए मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ है अर्थात सभी सजीव कोशिकाओं की संरचनाओं को डीएनए अणु में समाहित करता है। आरएनए या मुख्यतः कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में मिलता है तथा कुछ मात्रा केंद्रिका न्यूक्लियस केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में भी पाई जाती है। आरएनए में राइबोज शर्करा भी पाई जाती है। आरएनए में एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल और साइटोसिन होती है। इसमें 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। AUGC AU में डबल बॉन्ड GC में ट्रिपल बॉन्ड। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। केवल कुछ पादप एवं जंतुओं के वायरसों में ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। डीएनए में इसमें क्षारकों की मात्रा आवश्यक रूप से समान होती है। डीएनए अणु डबल स्टैंडर्ड एवं रज्जु की कुंडलित होते हैं। इनमें दोनों रज्जु विपरीत दिशा में सर्पिलाकार कुंडलन प्रदर्शित करते हैं और जो डीएनए होता है इसमें क्षारकों की मात्रा समान होती है। आरएनए अणु एक रज्जु की एक सिंगल स्टोर डील होते हैं। यद्यपि कभी कभी ये स्वयं कुंडलित होकर हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। कोशिका विभाजन एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है अर्थात मात्र कोशिका मदर सेल से पुत्री कोशिका डॉटर सेल के निर्माण की प्रक्रिया का कोशिका विभाजन है। कोशिका बनने से लेकर के विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को कोशिका चक्र सेल साइकिल कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में देखा गया तथा 1920 में बेलर द्वारा इसका विस्तृत अध्ययन किया गया।
हावर तथा फेल्क ने कोशिका को चक्र को 4 चरणों में विभक्त किया है। इंटरफेज अवस्था जीवन G2S-M यह अवस्था एम अवस्था जीवन में आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। S में डीएनए संश्लेषण होता है। M में कोशिका विभाजन होता है। यम अवस्था के प्रकार प्रोफेज, एनाफेज, मेसोफेज, प्रोफेज, फेटोफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, टेलोफेज अवस्था में कोशिका उपापचयी क्रिया और द्वारा विभाजन की तैयारी करती है। वहीं माइटोसिस फेज में यम फेज में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसमें केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। कोशिका विभाजन से पहले डीएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन की 3 प्रकार का होता है: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यह विभाजन कम विकसित कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जीवाणु जैसे जीवाणु, नीलहरी शैवाल, ईस्ट अमीबा तथा प्रोटोजोआ। इस विभाजन में पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोशिका द्रव्य। समसूत्री विभाजन यह विभाजन काई कोशिकाओं सोमेटिक सेल्स में होता है। इसमें विभाजन द्वारा एक कोशिकीय से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। समसूत्री विभाजन जंतु कोशिका में 1879 ईस्वी में वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था तथा सन 1882 में मिटोसिस नाम दिया गया। इस कोशिका विभाजन को 2 मुख्य भाग हैं: कोशिका के केंद्र का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका के केंद्र का विभाजन, कोशिका द्रव्य का साइटोकाइनेसिस। केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तथा परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांटा जाता है और अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। केंद्र का विभाजन प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज केंद्रक कला एवं केंद्रिका का लुप्त होना, स्पाइंडिल फाइबर का निर्माण एवं क्रोमैटिन का दिखना इस अवस्था में दृष्टिगोचर होते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु पर जुड़ते हैं। मेटाफेज केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली लुप्त, क्रोमैटिन रेखा मेटाफेज प्लेट पर सेंट्रोमियर से जुड़ना। एनाफेज इसमें गुणसूत्र का सेंट्रोमियर 2 भागों में बंट जाता है, जबकि प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र को एक सेंट्रोमियर मिल जाता है तो यह एक पूरा गुणसूत्र बन जाता है। टेलोफेज अवस्था में कोशिका अपने अधिकतम आकार में बढ़ती है, क्रोमैटिन को गुना कर लेती है और अपने आप को विभाजन के लिए तैयार कर लेती है। इसी अवस्था में ही सेल प्लेट का निर्माण होता है तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। महत्व इस विभाजन का महत्व घाव के भरने, अंगों का पुनर्भव करने में यह सभी जीवों में वृद्धि का आधार है। इस विभाजन द्वारा मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं को ही समान होती है। इस प्रकार के विभाजन में आनुवंशिक स्थायित्व बना रहता है। जाइगोट्स में इसी प्रकार का विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन इसी को सरखम बीजमैन द्वारा किया गया था, लेकिन फार्मन तथा मोरे द्वारा 1902 में इसका नामकरण किया गया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में सेक्स सेल में ही होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे निम्नकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं तथा इस विभाजन में मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में किया जाता है: मीटोसिस 1, मियोसिस 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज। समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन में कम समय लगता है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। यह विभाजन कई कोशिका में होता है। इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। वही अर्धसूत्री विभाजन इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन में अधिक समय लगता है। इसकी प्रोफेज अवस्था बड़ी होती है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होती है। इसमें गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। पोषण की परिभाषा। पोषण वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते तथा इसकी विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। हमारे भोजन में
विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और जल है और या नहीं, इसका पता हमें पोषण से चलता है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश। गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में। मानव शरीर की संबंधी आवश्यकताएं: कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी व स्त्री को 3000 कैलोरी। हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 2000 कैलोरी और स्त्री को 2100 कैलोरी। आधा घंटा 8 घंटा काम करने वाले को 3000 कैलोरी, पुरुष को 2500 कैलोरी, स्त्री को। पोषण पदार्थ संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा किसी भी पोषक की लंबी समय तक कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित हो जाता है। लंबे समय तक जब भोजन में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसे कुपोषण या माल न्यूट्रिशन कहते हैं। शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट व वसा करते हैं। शरीर निर्माण व मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है। उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को पूर्ण करने में सहायता। विटामिन, खनिज, लवण व जल। विटामिन तथा खनिज लवण को संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। पोषण के लिए आवश्यक इन पदार्थों को निम्न विभागों में बांटा गया है। ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोड्यूसर। इनके ऑक्सीकरण से जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। हाइड्रोकार्बन परिभाषा। निर्माण पदार्थ, बिल्डिंग सब्सटेंस। शरीर की रचना एवं मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे प्रोटीन। उपापचय नियंत्रक, मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर्स। जैव एवं उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले विटामिन, जल, खनिज। आनुवंशिक पदार्थ, हेरिडिटरी सब्सटेंस। आनुवंशिक के लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने वाले पदार्थ। डीएनए व आरएनए। आरएनए वायरस में होता है, डीएनए हम लोग में होता है। भोजन के अवयव दीर्घ पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। विटामिन, खनिज, लवण में चॉपकिंस का कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन। छठवां जल, सप्तवां न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। सूक्ष्म पोषक तत्व। यह स्मरण रखने की बात है कि 12 वर्ष की उम्र वाले बालक का भोजन एक युवक के बराबर होता है और 14 से 18 साल की लड़की के लिए 2800 से 3000 कैलोरी का आहार पोषण के लिए ठीक है। इसी अवस्था के बालक के पोषण के लिए 3000 से 3400 कैलोरी का आहार मिलना चाहिए। प्रतिदिन के आहार के भिन्न भिन्न तत्वों का अनुपात यह है कि प्रोटीन 100 ग्राम किसी भोजन में 100 ग्राम से जितनी ऊर्जा मिलती है निकलती उसे कैलोरी मानकर है। मानसिक कार्य श्रम करने वाले व्यक्ति जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर को 3000 से 3200 कैलोरी चाहिए। वही मशीन चलाने वाले टर्नर, मोटर ड्राइवर व वस्त्र उद्योग के मजदूर को 3500 कैलोरी की ऊर्जा चाहिए। आंशिक मशीनीकृत शारीरिक कार्य में लगे जैसे यंत्र बनाने वाले कृषि मजदूर, फिल्टर को 4000 कैलोरी। वही कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले जैसे कूली, गोदी मजदूर को 4500 से 5000 कैलोरी चाहिए। वही गर्भवती महिला को 2800 कैलोरी ऊर्जा आवश्यकता होती है। दूध को एक संतुलित या पूर्ण आहार माना जाता है लेकिन इसमें विटामिन सी तथा आयरन नहीं पाए जाते हैं। दूध एक संतुलित या पूर्ण आहार माना जाता है लेकिन इसमें विटामिन सी तथा आयरन नहीं पाए जाते हैं जबकि अन्य सभी अवयव एवं तत्व पाए जाते हैं। केवल दूध का लगातार सेवन करते रहने से एनीमिया, रक्तहीनता, लोहा की कमी के कारण रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CH2O होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चावल सर्वाधिक मात्रा में 80 से 85%, गेहूँ, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, गन्ना, दूध, अंगूर, फल व शलजम आदि। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में 28 mg।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। शर्करा या ग्लूकोज को यकृत या लीवर ग्लाइकोजन में बदल देता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। एटीपी का एडीपी में जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी का एडीपी में जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी होने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। मोनोसैकेराइड C6H12O6 यह साधारणतः शर्करा होती है। यह जल में विलय होती है। यह फल व शहद से प्राप्त होती है। ट्रायोस ग्लिसरैल्डिहाइड टेट्रोज इरेथ्रोज पेंटोज राइबोज हेक्सोज ग्लूकोज फ्रक्टोज व ग्लैक्टोज ग्लूकोज ग्रेप्स शुगर या फिर ब्लड शुगर फ्रक्टोज फ्रूट्स और हनी गैलेक्टोज ब्रेन शुगर या मस्तिष्क शर्करा मैनोज। ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठी तथा सैकरीन कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है, जिसका प्रयोग करते हैं। गैलेक्टोज सबसे कम मीठी मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। फ्रक्टोज में फलों से व गैलेक्टोज दूध से प्राप्त की जाती है, जबकि माल्टोज अनाज से प्राप्त किया जाता है। मैनोज अंडे व लकड़ी में पाई जाने वाली शर्करा ग्लूकोज में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है। ग्लूकोज एक अणु के टूटने पर 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण करता है। एक एटीपी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल होती है। 1769 कैलोरी। ग्लूकोज में रक्त में 80 से 100 mg पर 100 ml सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। डाइसैकेराइड C12H22O11 दो मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड शर्करा का निर्माण करते हैं। ओलिगोसैकेराइड में शर्करा के अणुओं की संख्या 2 से 10 के बीच, जबकि डाइसैकेराइड में शर्करा के अणुओं की संख्या 2 होती है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनता है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाता है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। मधुमक्खी पुष्प का पराग अर्थात सुक्रोज चूसकर इसे शहद अर्थात फ्रक्टोज में रूपांतरित कर देती है। पॉलीसैकेराइड C6H10O5 दो से अधिक मोनोसैकेराइड की इकाई आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर मिलकर पॉलीसैकेराइड शर्करा का निर्माण करते हैं। पॉलीसैकेराइड शर्करा में शर्करा के अणुओं की संख्या 10 से अधिक है। जल में अविलय है। सेलुलोज स्टार्च मर ग्लाइकोजन काइटिन पॉलीसैकेराइड शर्करा ग्लूकोज से 10 से 10,000 अणुओं का संयुक्त रूप होती है। सेलुलोज को लकड़ी से कागज से पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जबकि स्टार्च को आलू गन्ने व चावल से प्राप्त किया जाता है। ग्लाइकोजन को जीव जंतुओं का संचित भोजन तथा स्टार्च मंड को पेड़ पौधों का संचित भोजन कहा जाता है। सेल्यूलोज प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पॉलीसैकेराइड शर्करा है। पादप कोशिकाओं को कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कवक की कोशिका भित्ति जलीय संधि पादों उदाहरण के लिए केकड़ा, झींगा और चिराट और कीटों के कंकालों के बाहरी आवरण घोंघा के घड़ियों तथा समुद्र फेनी व ऑक्टोपस सहित शीर्ष पादों में आयोडीन डालने पर उनका रंग नीला पड़ जाता है, जबकि सेल्यूलोज में इस घोल में रंग प्रदान नहीं करता है। प्रोटीन की खोज गेरार्डस जोहानसन मुल्डर ने 1837 ईस्वी में प्रोटीन की खोज गेरार्डस जोहानसन मुल्डर ने 1837 तथा प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
जे बर्जेलियस ने 10 जुलाई 1838 में किया था। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक और जटिल कार्बन पदार्थ होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इनके अतिरिक्त हम इसमें सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन तथा आयरन, फेमरस के भी अंश पाए जाते हैं। प्रोटीन के स्रोत सोयाबीन, दाल, शैवाल, मांस, अंडे, पनीर, मछली, दूध, बादाम आदि है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की निर्माणकारी इकाई अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन का निर्माण लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में से 9 आवश्यक अमीनो अम्ल भोजन के माध्यम से व 11 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में स्वयं निर्माण करता है। 9 आवश्यक अमीनो अम्ल लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, फेनिल एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनीन, वेलिन और आर्जिनिन आदि। 11 आवश्यक अमीनो अम्ल अनावश्यक ग्लाइसिन, एलिनिन, सेरीन, ल्यूसीन, स्पार्टिक अम्ल। अगला है ग्लाइसिन, सबसे सरल प्रकार का अमीनो अम्ल है। यह प्रोटीन फाइबर में रेशम कीट के लार्वा द्वारा स्रावित होता है। सल्फर या गंधक में सिस्टीन व मेथियोनिन अमीनो अम्ल होता है। अर्ध आवश्यक